नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। चुनाव का एक्शन मोड शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग की चर्चाएं फाइनल हो रही है। बीजेपी पर्यवेक्षकों को अनेक राज्यों में भेज चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यहां की सीट शेयरिंग और जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन में अब आधिकारिक तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी की एंट्री के बाद क्या बीजेपी और शिंदे सेना का खेल बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालना बेहद ज्यादा जरूरी है और आज इसीलिए इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित जी। वैभव पुरोहित जी जाने माने राजनैतिक विश्लेषक हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से लेके राजस्थान की कई सारी टेलीविजन चैनल, गुजरात की चैनल और महाराष्ट्र और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वो आते रहते हैं। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। हमें जरा ये बताइए, हमें जरा डिटेल में ये जानना है कि अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीट पर अपना दावा ठोका है। वैसे संस्कृत में कहावत है वचनेषु किम दरिद्रताम, यानी अगर बोलना ही है तो दरिद्र की भाषा क्यों बोले, अमीरों की भाषा बोले। 21 सीट क्यों, 201 210 सीटें मांग ले, लेकिन क्या औचित्य दिखता है 21 सीट मांगने का, आप बताइए। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा करेक्शन करता हूं इसमें। उन्होंने कल जब मीटिंग हुई वंचित बहुजन आघाड़ी की महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ, जो उनका उस मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि हमारी आखिरी मीटिंग है। उस मीटिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा हमारी 27 जगहों पर हमारी तैयारी है, हम 27 जगहों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उसमें से उनकी जो डिमांड है वो कम से कम 10 सीटों की है। क्योंकि उसका एक उनके पास फैक्चुअल भी है, फैक्चुअल बैकिंग भी है। पिछले लोकसभा चुनावों का अगर हम एनालिसिस करें 2019 के, तो कम से कम 8 सीटें ऐसी है जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के वोट का और कांग्रेस एनसीपी के मतों का विभाजन होने की वजह से कांग्रेस एनसीपी को डैमेज हुआ। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए उनकी वो डिमांड है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट मिले थे वंचित बहुजन आघाड़ी को 7% के आसपास। तो 7% वोट शेयर जिस पार्टी के पास हो, और उन्होंने जिस पार्टी एक एमबीए जो आज एनसीपी कांग्रेस जो थी उस समय का गठबंधन, उसको 7 से 8 से 9 सीटों पर डैमेज किया, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बनता है ये महाविकास आघाड़ी के लिए भी। और दूसरा, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के लिए ये एक चिंता का विषय है कि अगर ये वोट जो है उनका प्रकाश अंबेडकर का, अगर ये महाविकास आघाड़ी के साथ चला जाता है तो उन्हें और ज्यादा अधिक नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं उसमें पहले 2019 में 42 सीट जो उन्हें मिली थी उससे उन्हें नुकसान ही बताया जा रहा है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ जुड़ जाती है तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका आकलन ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन वो चिंतित दोनों ही पार्टी है कि ये हमें डैमेज ना कर दे और इनके वहां जाने से हमें डैमेज ना हो जाए। तो दोनों ही गठबंधन को डैमेज होने के लिए वो लोग सोच रहे कि इसको कैसे टैकल किया जाए। नहीं, पर मुद्दा ये बनता है वैभव, जो हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से, कि अगर 10 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी मांगती है, ये बात तो समझ में आ गई कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो उद्धव शिवसेना और एनसीपी शरद पवार इनका खेल बिगाड़ सकती है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। लेकिन क्या वंचित बहुजन आघाड़ी अपने आंकड़ों के आधार पे भी 10 सीटें खुद जीत सकती है, या 10 सीटें वो इनके पाले में से खिसका कर बीजेपी के पाले में डाल देगी?
नहीं, इसे हम कह सकते हैं कि ये बेटर बार्गेनिंग सिस्टम है। और उन्हें भी पता है कि 3 से 4 सीट जब 3-3 अलायंस पार्टनर होती है तब ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हालांकि उनकी 2-3 सीटों पे तो उनकी मांग काफी जायज है। अकोला सीट जहां से वो खुद चुनाव लड़े थे पिछली बार, सोलापुर सीट जहां पर अगर वंचित नहीं होती तो सुशील कुमार शिंदे चुनाव जीत जाते। और इस बार और नांदेड़ में अगर आप देखोगे तो बहुत एक इतने मत मिले उन्हें कि अशोक चौहान जैसे कद्दावर नेता जो कांग्रेस के जो 2014 की लहर में भी नहीं आ रहे थे, वो 40,000 वोटों से आ रहे। तो 3-4 सीटों पे उनकी मांग काफी जायज है। अब वो वंचित बहुजन आघाड़ी ये देख रही है कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली अगर ये वोट शेयर ला पा रहा हूँ तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का अलायंस अगर मेरे साथ जुट जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों पर अपनी अब चुन चुन के आ सकते हैं। तो वो वो बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है 3 से 4 सीटें उनकी बनती है। और एक जो सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें जो मिली है कि 19 से 20 सीटें पे शिवसेना उद्धव ठाकरे की ये चुनाव लड़ेंगे। 15 सीटों पे कांग्रेस सीटों पे लड़ेगी, 4 से 5 सीटों पे वंचित और एनसीपी 7 से 8 सीटों पे, और 1 सीट राजू शेट्टी को मिलने की ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो अब इस अलायंस से ज्यादा कौन किसको दे सकता है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं वैभव, मुझे एक अलग मामला भी यहां पे दिख रहा है। देखो, महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक हमने ये देखा कि अगर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हो तो कांग्रेस का मतदाता एनसीपी को वोट देता है, एनसीपी का मतदाता कांग्रेस को मत देता है। जब बीजेपी और शिवसेना जब एकजुट थी तब वोट शेयरिंग अगर देखो तो दोनों एक दूसरे को मत देते हैं। यही फॉर्मूला जब आप यूपी में देखते हैं, सपा बसपा का गठबंधन होता है तो बसपा के वोटर ने सपा के उम्मीदवारों को वोट दिया, लेकिन सपा के उम्मीदवारों ने उनको वोट दिया जिन्हें उन्हें देना था। ठीक उसी प्रकार से चूंकि अब की बार चुनावी गणित पूरी तरह से बदल गया है, ऐसे में क्या एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, क्या इनका वोटर वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देगा? देखिए, ये बहुत ही मतलब ये तो जब नतीजे आएंगे तभी ही पता चल पाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से ना कोई महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, ना कोई जिला परिषद के चुनाव हुए, ना एक एक वो बाईपोल हुआ था। तो बाईपोल को आप उसको ये नहीं मान सकते कि हाँ इसी दिशा में होने जा रहा है। कहीं पर सिंपैथी वेव होती है तो कहीं पर लोकल फैक्टर्स रहते हैं। तो लेकिन एक ओवरऑल जब हम बात करें, उसके बाद बहुत 2019 के बाद 2024 में एक पूर्ण रूप से अगर चुनाव हो रहे तो अभी हो रहे हैं। अगर हम माने जाएंगे तो लोकसभा के उस बीच शिवसेना टूटी, उस बीच एनसीपी टूटी, कांग्रेस टूटी, उस बीच मराठा आंदोलन हुआ, ओबीसी वोट जो जो खिसक रहे थे बीजेपी से, ये सब बहुत कुछ हुआ है इस 2019 से लेकर 2024 के बीच। तो ये तो जब और नतीजे एक्चुअल आएंगे तब पता चलेंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, जो अभी तक जो सर्वेज आ रहे हैं उसके हिसाब से, कि अब जो वोटर है, शिवसेना का जो वोटर है, वो अपने आप को महाविकास आघाड़ी के वोटर के रूप में आइडेंटिफाई करने लगा है। शिवसेना, शिंदे और एनसीपी के वोटर्स बीजेपी के गठबंधन महायुति के वोटर के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं। तो ये एक्चुअल में ये वोट ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते, ये नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में दोनों ही गठबंधनों को ये पता नहीं है कि क्या हकीकत में होने वाला है। तो ये ओनली नतीजे ही ये स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन जो सर्वे के आधार पर जो अभी तक आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये मान के चल रहे हैं, हम मतलब कई लोग, कि वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आज आप हमारे शो में आए और आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में और कई मामलों पर पर्दे उठना बाकी है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसमें एक बात तो तय है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये तीनों आपस में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अब ये रिस्क लेना नहीं चाहते, उसमें कहीं ये फिक्स हो रहे हैं या फिर ये जो वोटों का गणित दिखा रहे हैं उसमें कहीं
बीजेपी का लाभ न करा दें। आने वाले दिनों में और भी जानकारी बाहर आती रहेगी और हम इस विषय को बहुत ही क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, तो हम अलग अलग YouTube के वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।